नमस्कार। इस बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स की। पहले दो वीडियोस में हमने वो कंसेप्ट देखा था। अब देखेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक के केस में क्या हुआ है। गवर्नमेंट हैज़ यूज्ड फाइनेंशियल इनोवेशन। फाइनेंशियल इनोवेशन क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़ीरो कूपन बॉन्ड इशू किए हैं और वो भी एट पार। अभी ये क्या वर्ड्स हैं हम ये देखेंगे। बाय इशूइंग 5,500 करोड़ वर्थ स्पेशल ज़ीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, यानी गवर्नमेंट ने इशू किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, वो पैसा देगी गवर्नमेंट को और वो बॉन्ड्स खरीदेगी। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? बैंक रिकैपिटलाइजेशन बिकॉज मोर कैपिटल हैज़ टू बी रन पुट इन द स्टेट रन बैंक, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन अ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऑफ 12%। अभी ये बेसल नॉर्म्स का है, फिर आरबीआई का है, तो वो आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हो जाता है, पर कहने का मतलब है कि आपके पास कैपिटल रहना चाहिए। यदि आप डिपॉजिट रखते हैं तो वो डिपॉजिट होल्डर का होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है जो हमने पहले वीडियो में भी देखा और अभी हम देख रहे हैं। तो वो डिपॉजिट को पहले रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसके कारण वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और फिर गवर्नमेंट वो पैसा वापस उसी बैंक में इक्विटी करके इन्वेस्ट करती है। दैट मीन्स जो पैसा डिपॉजिट होल्डर का है वो बैंक इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट फिर उसको वापस उसी बैंक में कैपिटल में आता है। तो बैंक के पास बैंक में से नेट पैसा कुछ नहीं गया, लेकिन जो हेड है वो चेंज हो गया। और ये हेड चेंज होने के कारण क्या होता है, आप डिपॉजिट के ऊपर लेवरेज नहीं कर सकते, लेकिन इक्विटी के ऊपर आप और डिपॉजिट ले सकते हो। डिपॉजिट के ऊपर डिपॉजिट नहीं ले सकते, लेकिन खुद के पैसे के ऊपर डिपॉजिट ले सकते हो। ये अंतर होता है, ये पहले दो वीडियोस में हमने देखा था। अब आगे जाएंगे। द गवर्नमेंट इज यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, CAR इज द रेशियो। गवर्नमेंट इज यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्फ्यूज कैपिटल बिकॉज द बैंक्स आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। एज द गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर, ये उसका दायित्व है। सही बात है, जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है उसका ये दायित्व रहेगा। तो कैसे इशू करती है? आइदर बाय इशूइंग शेयर्स और बाय इशूइंग बॉन्ड्स। ये हो गया एक पार्ट। क्यों रिकैपिटलाइज करना है? क्योंकि बेसल नॉर्म्स कहते हैं कि आपको मिनिमम कैपिटल रिजर्व्स रखना पड़ेगा। जब आपका इक्विटी में आता है तो वो रिजर्व्स में आएगा, जब आपका डेट रहेगा, दूसरे का पैसा फिक्स डिपॉजिट रहेगा, तो वो रिजर्व में नहीं आएगा। ये पॉइंट समझना है। रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, द गवर्नमेंट हैज इशूड बॉन्ड्स विच आर सब्सक्राइब बाय द बैंक्स। गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किए, वो बैंक ने सब्सक्राइब किए। मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट गोज टू द बैंक। मनी कलेक्टेड, पैसा गवर्नमेंट के पास आया, वो वापस बैंक के पास गया। एंड द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स शेयर होल्डिंग, यानी गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग बढ़ गया, देयर बाय शोरिंग अप द बैंक्स कैपिटल रिजर्व्स। हो गया, बैंक का कैपिटल रिजर्व बढ़ गया क्योंकि इक्विटी बढ़ गया। तो ये एक पार्ट हो गया। मनी इन्वेस्टेड इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट विच अर्न्स देम इंटरेस्ट। जो पैसा बैंक ने, ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट था बैंक के पास, ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट था बैंक के पास, वो कहीं ना कहीं तो उसको बैंक लोन करके देती थी और उस पर इंटरेस्ट कमाती थी। या ये केस में बैंक ने लोन नहीं दिया, बैंक ने बॉन्ड लोन ही दिया। पकड़ लो, आपने गवर्नमेंट को लोन दिया, 5 रुपए हमने दिए और उसके ऊपर कुछ तो भी इंटरेस्ट मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इज द, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है कि पब्लिक सेक्टर डिपॉजिट या तो आप पेपर एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, या तो आप लोन में देंगे, और कहीं पे भी दोगे आपको वहाँ से इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये सीधी भाषा है। तो यहाँ पे वो लिखा है कि द मनी इन्वेस्टेड इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट विच अर्न्स देम इंटरेस्ट। दिस हेल्प्स इन गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग द फिस्कल डेफिसिट टारगेट एज नो मनी डायरेक्टली गोज आउट फ्रॉम इट्स कॉफर्स। खुद के जेब से, गवर्नमेंट के जेब से तो पैसा कुछ भी नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं है, PSU बैंक का ही है, तो पैसा वहीं का वहीं है। और दूसरी बात, जब इंटरेस्ट देने का टाइम आता है तो PSU बैंक का प्रॉफिट या गवर्नमेंट का ही प्रॉफिट होता है, तो वो उसी को उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए डेफिसिट कुछ भी नहीं होता। तो ये था अब तक का पार्ट कि किस तरह से नॉर्मली होता है। अभी क्या हुआ है कि देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड्स विच आर इशूड टू अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ जो स्पेसिफाइड है वही इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर कोई ये बॉन्ड्स खरीद नहीं सकता। ये एक पार्ट। ये ट्रेड नहीं हो सकते, ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ये एक ही बैंक को स्पेसिफाइड पीरियड के लिए लिमिट है, यानी कि आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। वो बैंक को इशू के, क्योंकि ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। गवर्नमेंट का बोलना है कि हम आपको कैपिटल दे रहे हैं उसके लिए, या इक्विटी कैपिटल जो बढ़ा रहे हैं उसके लिए ही है, तो ये ट्रेडिंग वेडिंग में नहीं करना है।
और देयर इज़ नो कूपन, इट इज़ ज़ीरो कूपन, इट इज़ इशूड एट पार एंड विल बी पेड एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो अब तक के इसमें नहीं था। नॉर्मल ये जो 5 रुपये नॉर्मल जो अब तक हम देख रहे थे, ये बॉन्ड होता है तो इसमें रेगुलर इंटरेस्ट आते रहता है। अब ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो होता है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो होता है इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं होता, और इसलिए टिपिकली ज़ीरो कूपन बॉन्ड अगर फेस वैल्यू 100 की होती है तो ये इशू मान के चलिए 90, 96, 95, अगर बहुत दीर्घावधि का होगा तो 70, 80 रुपये पे इशू होगा, क्योंकि जब आप बेचोगे उसको, यानी आप जब खरीदोगे तो 90 रुपये पे खरीदोगे और जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा तो आपको 100 रुपये वापस मिलेंगे, ऐसा उसका मतलब रहता है। तो इंटरेस्ट पेमेंट नहीं रहता है, लेकिन वो इंटरेस्ट अक्रू होते जाता है। यानी कि टिपिकली ज़ीरो कूपन बॉन्ड ये डिस्काउंट पे इशू होता है। टिपिकली ज़ीरो कूपन बॉन्ड ये डिस्काउंट पे इशू होता है। यहाँ पे ये हुआ है कि दिस इज़ अ ज़ीरो कूपन बॉन्ड इशूड एट पार। ये 100 रुपये पे डिस्काउंट, 100 रुपया फेस वैल्यू है, 100 रुपये पे ही इशू हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट कुछ देना ही नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि कूपन इज़ द इंटरेस्ट विच द इन्वेस्टर गेट्स ऑन द बॉन्ड। यहाँ पे तो कूपन है ही नहीं और इशूड एट पार है, इसलिए वैसे भी कुछ नहीं है। 100 रुपया दो, 100 रुपया लो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ द, इसके ऊपर पूरा प्रश्न चिन्ह है कि ये क्या, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इनोवेशन है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं ये गलत है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। पर ये एक पार्ट है। अभी उसके ऊपर आरबीआई क्या बोलता है या एक्सपेक्टेशन क्या है कि इसको हेल्ड टू मैच्योरिटी रखो। क्यों हेल्ड टू मैच्योरिटी रखो? कि अगर आपने इसको, ये मैच्योर 5 साल 8 साल जो भी इसका होगा, तो जब ये इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो गए उससे इसके वैल्यूएशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इसलिए आप इसको 100 का 100 पे ही रखो। बिकॉज यानी कि गवर्नमेंट, यानी कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से बॉन्ड को जो लॉस होता है वो वाले प्रावधान से भी ये बच जाएंगे अगर ये H2M में है। तो ये एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि दे शुड बी हेल्ड टू मैच्योरिटी। अभी दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स, इसके ऊपर अगले इसमें देखेंगे। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अ वेरिएशन टू द रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स एंड दीज आर इशूड इन कन्फर्मिटी विद आरबीआई गाइडलाइंस, ऐसा उसका बोलना है। लेकिन आरबीआई को कुछ प्रश्न है, कुछ इसके ऊपर आपत्ति है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। क्या डिफरेंस है नॉर्मल ज़ीरो कूपन बॉन्ड में और इसमें, ये देख लो, क्योंकि यही आपत्ति का पूरा कारण है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड इज नोन एज अ डिस्काउंट बॉन्ड, क्योंकि ये इशू ही डिस्काउंट पे होते हैं, एंड परचेज एट अ डिस्काउंट पे एंड डज नॉट पे एनी कूपन टू इंटरेस्ट। बीच में कुछ कूपन ऊपन नहीं आता है। 90 पे खरीदो, 100 पे बेचो, तो जो 8 रुपये मिले ऊपर के 10 रुपये वो आपका इंटरेस्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द सम प्राइस इज द इन्वेस्टर्स रिटर्न। पर ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स जो होता है यहाँ पे, स्पेशल ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स आर बीइंग इशूड एट पार, यानी कि ये इशू ही 100 रुपये पे हो रहा है। तो अब इसमें 100 रुपये पे इशू हो रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है, आप 100 रुपये पे इशू कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए आरबीआई को इसके ऊपर आपत्ति है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या है और आरबीआई का क्या बोलना है। तो आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।